नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षाविद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में है वो हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। यानी धातु है वो कैसे अपने को प्राप्त होती है। यानी जैसे हमने पहले जो सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी थी कि कुछ धातु होते हैं वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और कुछ होते हैं वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और उन्हें फिर अलग है वो धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है। जबकि जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है जैसे सोना चांदी है, वो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और जो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं फिर उससे किस प्रकार वो शुद्ध धातु है वो प्राप्त किया जाता है, वो चीज़ है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यानी सक्रियता श्रेणी की जो टेबल थी वो हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद की थी। और वो ट्रिक क्या थी, मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये वो ट्रिक थी सक्रियता श्रेणी वाली। तो इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पट्टी यानी सतह में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यानी ऐसी धातुएं जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, सोना चांदी है, वो पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। जबकि कुछ धातुएं हैं वो अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। यानी सक्रियता श्रेणी में जैसे सोना चांदी है वो सबसे कम आएगी, तो वो सबसे नीचे आती है, तो वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब कम अभिक्रियाशील है तो वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी, अर्थात वो किसी के साथ अभिक्रिया तो वैसे ही नहीं करेगी क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो वो प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाएगी, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। कॉपर या जो सिल्वर है वो अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि ये कभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। यानी जो सबसे ऊपर वाली धातुएं होती है जैसे ये है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। तो ये कभी भी क्या है, स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाएगी पर पृथ्वी पर। सक्रियता श्रेणी के सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, मध्य होती है। और पृथ्वी की भूपर्पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। यानी जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्य की होती है उनमें कौन कौन सी धातुएं आती है, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है, ये मध्य वाली होती है। तो ये क्या है कि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है उस पर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में ये पाई जाएगी। आप देखेंगे कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक क्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है और प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर भी पाई जाती है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो धातु है उनमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। उनमें एक होगी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, एक होगी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और एक होगी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग वर्ग में जो अलग अलग धातुएं आती है उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग है वो किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश है वो चित्र 3.10 में दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा भी है वो हम करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो सक्रियता श्रेणी की है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील, ये मध्यम और ये निम्न अभिक्रियाशील की धातुएं हैं जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से कैसे इनसे शुद्ध धातुएं प्राप्त की जाती है वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। जो अयस्क है उसमें जो अयस्क है उसको तीन भागों यानी धातुओं की
जो अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में, एक तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएँ होती है, एक मध्यम अभिक्रियाशील धातुएँ होती है, एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएँ होती है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएँ होती है और जिनका जो हमें आयस्क प्राप्त होता है, उसका गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु है वो प्राप्त की जाती है। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएँ हैं, उन्हें 2 भागों के अंदर बाँटा जाएगा, एक कार्बोनेट आयस्क के रूप में, दूसरा सल्फाइड आयस्क के रूप में। कार्बोनेट आयस्क के रूप में और सल्फाइड आयस्क के रूप में। जो सल्फाइड आयस्क है उसका क्या किया जाएगा? भर्जन किया जाएगा। अब ये भर्जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आगे हम विस्तृत तरीके से देखेंगे, लेकिन एक बार मैं इसकी डेफिनेशन है वो आपको बता देता हूँ कि सल्फाइड आयस्क को, ये जो सल्फाइड आयस्क है, सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये सल्फाइड आयस्क है ना, ये वायु की उपस्थिति में अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करें तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भर्जन कहलाएगी। ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब इस ऑक्साइड है, फिर उसका क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है और धातु का शोधन करके शुद्ध धातु है वो प्राप्त कर लिया जाता है। ये तो थी सल्फाइड आयस्क की। जो कार्बोनेट आयस्क होता है, जो कार्बोनेट आयस्क होता है उसका निस्तापन किया जाता है। अब ये निस्तापन क्या होता है? जो कार्बोनेट आयस्क होता है उसकी सीमित वायु में, कार्बोनेट आयस्क को सीमित वायु में ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित, यानी कार्बोनेट आयस्क है, सीमित वायु में ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। जबकि भर्जन प्रक्रिया क्या है? ये है जो सल्फाइड आयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, ये प्रक्रिया भर्जन है। और कार्बोनेट आयस्क है उसको सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और ये प्रक्रिया क्या है? निस्तापन है। उससे ऑक्साइड प्राप्त होगा, उस ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु है वो प्राप्त कर लिया जाता है। फिर आती है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तीसरा प्रकार आता है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। इनका क्या किया जाता है? इसका जो सल्फाइड आयस्क है उसका भर्जन किया जाएगा और भर्जन से फिर धातु प्राप्त होगी, उसका परिष्करण किया जाएगा, वो भी विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा। तो ये जो आपको हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर है ना हमें शॉर्टली समझाया गया है। अब ये भर्जन क्या होता है, किस प्रकार है, वो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनसे धातुओं का निष्कर्षण है वो किस प्रकार किया जाता है, वो आगे हम विस्तृत तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले है वो है अयस्कों का स्मृदीकरण। अयस्कों का स्मृदीकरण क्या होता है? यानी पृथ्वी से खनित अयस्क में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं। यानी जो हमें अयस्क प्राप्त होता है ना, उसमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां उस अयस्क के साथ मिली होती है। उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। आप इसको अंडरलाइन करिएगा, पूछ सकते हैं गैंग क्या है। अयस्क है, अयस्क के साथ जो मिट्टी है, कुछ अशुद्धियां और मिली होती है, उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहते हैं। उसके बाद है कि धातुएं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धि को हटाना आवश्यक है, अर्थात अयस्क से गैंग को हटाना आवश्यक है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुण धर्मों के आधारित होती है। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें हैं वो अपनाई जाती है। यानी जो अयस्क है, अयस्क के साथ में कुछ और अशुद्धियां पाई जाती है, उन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से गैंग को हटाना क्या होता है? आवश्यक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण जैसे कौन कौन सी हो गई? उसके अंदर आपके एक है सोना है, चांदी है, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं, इनका निष्कर्षण। अब ये नीचे आने वाली है, इसका मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब कम अभिक्रियाशील है तो ये प्रकृति में वैसे ही स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती है, तो इनमें कुछ ज़्यादा है वो जिद्दोजहद हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए क्या किया जाता है? इसे सल्फाइड आयस्क में परिवर्तित किया जाएगा, उसका भर्जन किया जाएगा और उससे जो धातु प्राप्त होगा उसका परिष्करण करके शुद्ध धातु है वो प्राप्त कर ली जाएगी। तो चलिए देखते हैं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का परिष्करण है वो किस प्रकार है किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रिया होती है, यानी बहुत कम अभिक्रियाशील होती है।
इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त कर लिया जाता है। जो धातु ऑक्साइड अगर मिल गया ना, तो उस धातु ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो वैसे ही हमें धातुएं मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, धातु ऑक्साइड कैसे प्राप्त करें। उदाहरण के लिए जो सिनेबार है, ये आप ध्यान रखिएगा। सिनेबार क्या है, मरकरी या पारद या जो पारा है उसका एक अयस्क है। सिनेबार है वो मरकरी, पारा या पारद, उसका क्या है, अयस्क है सिनेबार। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। जैसे आप सिनोबार को गर्म करोगे ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। और ज़्यादा आप गर्म करोगे तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्करी में अपचयित हो जाएगा। यानी जैसे अपना पारा है, पारे का अयस्क होता है सिनोबार। सिनोबार को आप वायु में गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, और ज़्यादा अगर इसे गर्म करेंगे तो हमें ये मरकरी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको समीकरण के माध्यम से समझते हैं। ये सिनोबार है, हम इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मरकरी ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस मरकरी ऑक्साइड को और ज़्यादा गर्म करोगे तो हमें मरकरी है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी मरकरी के रूप में अपचयित हो जाएगा। अब ये अपचयित क्या है वो हमने पहले वाले लेसन में अच्छे से समझा है। अपचयित और ऑक्सीकृत, ये जो इन शब्दों का क्या अर्थ है, यानी ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इससे ऑक्सीजन क्या है, हटा है, तो ये इसका क्या हुआ है, Hg में अपचयित हुआ है। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि मैं वापस एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इस जो सक्रियता श्रेणी है उसमें नीचे आने वाले, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि उनके ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाए तो उन ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे मरकरी का हमें बताया गया है कि जो मरकरी है, मरकरी का अयस्क सिनोबार होता है। यदि उसे सिनोबार को गर्म करेंगे तो मरकरिक ऑक्साइड हमें मिलेगा, और ज़्यादा उसे मरकरिक ऑक्साइड को यदि हम गर्म करते हैं तो हमें मरकरी है वो प्राप्त हो जाता है, जो इस समीकरण के माध्यम से दिया गया है। फिर उसके बाद है इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से जो ये कॉपर सल्फाइड है के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करने पर अयस्क से अलग किया जा सकता है। जैसे ये है, ये क्या है, ये उस तांबे का अयस्क है। तांबे का क्या है, अयस्क है। यदि इसे गर्म करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में हमें मिल जाएगा, और इस कॉपर ऑक्साइड को और साथ में ये इसका अयस्क है, इन दोनों को गर्म करेंगे तो ये कॉपर हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से है वो जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनके ऑक्साइड को गर्म करके ही हम क्या कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। कि जो सक्रियता श्रेणी है उसके मध्य में आने वाले धातु हैं, जैसे जिंक है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, इनका हम धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार कर सकते हैं वो हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।